तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स कल मैं पढ़ रहा था तो 3 ऐसी शिकायतें मिली मुझे जो शायद मुझे सुधारनी चाहिए और बड़ी वाजिब शिकायतें हैं आप लोगों की। पहला था कि मेरे वीडियो में कल मैं कहानी को बहुत लंबा खींच रहा था और मैं अमूमन खींच देता हूँ। अब ये शिकायत कल की वीडियो मैंने खुद से अपनी देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सही है, कल मैं कुछ ज़्यादा ही खींच रहा था। तो उसके पीछे कारण था कि कल की जो कहानी थी वो बिना किसी तैयारी के और बिना किसी मन के मैं सुना रहा था। तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या बोलूँ, क्लाइमैक्स कहाँ देना है, क्या करना है क्या नहीं तो ऐसा होता है कि कहानी सुनाने से 10-15 मिनट पहले मन में एक बार चिंतन मनन कर लेता हूँ कि कहानी में कब क्लाइमैक्स देना है, कहाँ उतार देना है, कहाँ चढ़ाव देना है। तो ये शिकायत है, आज ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी शिकायत थी कि वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। अब ऐड आते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हालांकि क्योंकि महज मैं जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑन करके छोड़ देता हूँ। जो यूट्यूब है अपने हिसाब से एड्स लगा देता है, कभी कभार ज़्यादा कभी कभार कम। मैं खुद से उसको मैनुअली चेक नहीं करता कि कहाँ कितने ऐड होने चाहिए और शायद ये मेरी गलती है। मुझे खुद से मैनुअली 5-10 मिनट के अंतराल पे एक आधा ऐड लगा देना चाहिए जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगे, ज़्यादा ऐड ना आए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, कई लोगों का कहना है कि वीडियो जो 22-23 मिनट की है, आपकी आवाज़ तो अच्छी है, कहानी सुनाने का लहजा भी अच्छा है, हम आपसे सुनना चाहते हैं लेकिन 20-22 मिनट तक हम समय नहीं देना चाहते। अगर कहानी 8 से 10 मिनट के अंदर समराइज़ हो जाए, यानी कब से लाश मिली और कहाँ कातिल पकड़ा गया, ये सारी चीज़ें अगर 10 मिनट के अंदर या फिर 12 मिनट के अंदर बताई जा सकें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो इन शिकायतों को भी, जो तीनों शिकायतें हैं, इनको दूर करने का आज ही फैसला लिया है। पहला, कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, टू द पॉइंट। दूसरा कि ये जो ज़्यादा ऐड आते हैं तो फिर उसको भी खुद से मैनुअली आज से चेक करूंगा। तीसरा, ये जो आपकी शिकायतें हैं कि, या फिर एक सुझाव है कि कहानी अगर 10 मिनट के अंदर हो जाए तो 10 मिनट के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि इस पर जो लोग जुड़े हुए हैं लगभग 66,000 लोगों का प्यार है, तो शायद ये लंबे वीडियो को ही पसंद करते हैं। लेकिन आप भी मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने एक और चैनल बनाया है। महज 5 या 6 वीडियो उस पर अपलोड भी की थी लेकिन इस टाइम तो बंद है। तो उस चैनल का लिंक दे दूंगा और उस चैनल की खासियत ये होगी कि सारी चीज़ें सेम होंगी। जो कहानी इस पर आएगी वो कहानी उस पर नहीं आएगी, उस पर कुछ दूसरी कहानी आएगी। यही क्राइम की कहानी उस पर सुनाऊँगा, लेकिन सुनाने में महज यानी स्टार्टिंग से लेके क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स से लेके एंडिंग तक 10 मिनट के अंदर उस कहानी को समराइज़ कर दूंगा। तो उस चैनल का जो लिंक है मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही इस वीडियो के अंत में भी लगा दूंगा। तो अगर आप चाहें, जिनको 10 मिनट के अंदर पूरी कहानी जाननी है जैसे उस्मान सैफी सर सुनाते हैं, तो अगर उतने ही मिनट में आपको जानना है तो उसके लिए भी एक दूसरा चैनल है, तो आप उसको भी जाइए, प्यार दीजिए और बताइए कि क्या उसमें सही है, क्या गलत, क्या सुधारा जा सकता है। क्योंकि शॉर्टकट में सुधारने का मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज नहीं है। तो ये तो रही तीनों महत्वपूर्ण आप लोगों की शिकायतें और साथ ही उनके सुझाव और समाधान। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी सुनाने से पहले महज बस इतना कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में भले ही 5G 6G ये सारी चीज़ें आ गई, गांव-गांव में वाईफाई अब पहुँचने लगा है, इंटरनेट सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, शिक्षा, सारी चीज़ें, व्यवस्था, जागरूकता, तमाम तरह की मुहिम चलाई जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको एक आंकड़ा बताऊँ, और इस आंकड़े को भी बीच में बताऊंगा, नहीं तो अगर भी बता दूंगा तो शायद मज़ा ख़राब हो जाए। इस आंकड़े के हिसाब से महज उस चीज़ के लिए हर साल कम से कम 1000 लोगों की जान जाती है। तो वो चीज़ क्या है और जान क्यों जाती है, ये सारी चीज़ें आज इस कहानी के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड का एक ज़िला है सिमडेगा ज़िला, और इसी सिमडेगा ज़िले में एक थाना लगता है, ठेठई टांगर थाना। और इसी ठेठई टांगर थाने के इलाके में एक इलाका पड़ता है जामपानी। दरअसल इसी जामपानी इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे वो पेशे से पहले फौज में थे। फौज में जाने के बाद कुछ टाइम तक उनका वक्त गुजरा। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो फिर उनकी सेहत नासाज हुई। लगभग 50 साल आते आते फौज में उन्हें ऐसा लगा कि जो पूरी भारी भरकम एक कवच उनको लेके चलना होता है अपने शरीर पे, उसका भार उठाने में वो अक्षम हो रहे हैं। कायदे से वो उठा नहीं पा रहे, अपनी ड्यूटी ठीक से कर नहीं पा रहे। तो कमर में दर्द होने की वजह से जो आनंद टेटे थे, फौजी साहब का जो नाम था आनंद टेटे,
उन्होंने फिर फौज से रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट लेने के बाद फिर अपने गांव आते हैं। आने के बाद अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब चूँकि ये पेशे से फौजी थे, तो फौजी होने की वजह से एक दिक्कत थी कि जो फौजी होते हैं भले ही वो रिटायर हो जाएं, वो दिल से कभी रिटायर नहीं होते। उनको सुबह 5 बजे उठना है, उनको उसी हिसाब से काम करना है। अगर वो खाली बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर आनंद टेटे को भी था कि अभी 53 साल की मेरी उम्र है, कमर में दिक्कत हुई तो मैंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अब 53 साल की उम्र में ऐसा नहीं कि बाकी ज़िंदगी खाली बैठ के गुजारा जाए। उसके बाद फिर जो आनंद टेटे हैं अलग अलग जगहों पे काम धंधा शुरू करते हैं। कहीं कुछ दुकान खोलने का फैसला करते हैं, कहीं कुछ और करने का फैसला करते हैं। ऐसे करके भी जैसे तैसे वो अपना वक्त गुजार ही रहे थे। लेकिन इसी बीच साल 2023 जब आता है, साल 2022 में वो रिटायर हुए थे। साल 2023 के जनवरी महीने से ही वो अपने काम के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही इधर उधर करने लगते हैं। कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं किसी दुकान पे चले जाते, कभी किसी सामान के बारे में पूछताछ करते रहते। ऐसे ऐसे करके उनका जनवरी महीना जो था वो भी लगभग बीतने को हुआ। लेकिन इसी बीच लगभग 25 जनवरी को ऐसे ही जैसे आमतौर पे अपने घर से निकलते थे कि जा रहा हूँ कुछ काम, कुछ दुकान या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में पता करने, तो ऐसे ही 25 जनवरी को अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद परिवार में जो उनकी बेटी थी, जो उनकी बीवी थी, सारे लोग अपने कामों में बिजी। डेली का रूटीन था, डेली का उनका यही काम था कि रिटायरमेंट होने के बाद से ही सेम तरीके से हरकतें करते रहे। परिवार वाले उनको जाने देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है, देखते देखते दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है। अब जब शाम हुई तो अब आनंद टेटे अब तक लौट के नहीं आए। अब आमतौर पे ऐसा होता नहीं था, जाते तो रोज़ थे, लेकिन शाम के वक्त आ जाते थे चाय पीने। लेकिन अब जब शाम हो गई और जो आनंद टेटे थे वो जब लौट के नहीं आए, तो फिर परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब थोड़ी सी और चिंता बढ़ी। अब पहले तो गायब, दूसरे फ़ोन स्विच ऑफ। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। अब आसपास के लोगों से जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि आज तो उनको देखा ही नहीं। अब जब ये बात आसपास के लोग कहने लगे तो फिर परिवार की जो महिलाएं थीं कहीं ना कहीं वो घबराने लगती हैं। बीवी इधर अलग परेशान है, बेटी अलग परेशान है। देखते देखते रात हो गई। रात होने तक तो परिवार वाले जैसे तैसे करके एक दूसरे को हिम्मत देते रहे कि अब तक आ जाएंगे, लौट आएंगे, हो सकता है कहीं फंस गए हों। लेकिन जैसे जैसे रात हो गई, इधर जनवरी की रात, कड़ाके की ठंड, परिवार वाले एकदम बेचैन। अब रिश्तेदारों के यहाँ पूछा जाने लगा। रिश्तेदारों से भी वही जवाब कि यहाँ तो नहीं आए। उनके दोस्तों से भी पूछा जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गए हों, लेकिन वहाँ से भी वही जवाब कि यहाँ भी नहीं आए। जैसे तैसे करके रात गुजरी। रात भर परिवार वाले इधर उधर फ़ोन करते रहे, इधर उधर खोजबीन करते रहे। लेकिन पूरी रात खोजबीन, पूरी रात छानबीन करने के दौरान कहीं से भी आनंद टेटे का कुछ भी पता नहीं चला। अब पूरी रात आनंद टेटे का पता नहीं चला तो परिवार वाले एकदम घबरा जाते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद तो सारे लोग जहाँ जहाँ संभव था हर उस जगह पे जाके आनंद टेटे की खोजबीन, आनंद टेटे की पूछताछ शुरू कर देते हैं। हर उस दुकान पे, हर उस जगह पे जहाँ कभी आनंद टेटे का आना जाना था, हर उस आदमी से पूछताछ करते हैं जिससे कभी आनंद टेटे का उठना बैठना था, जिससे कभी दोस्ती थी, जिससे कभी संबंध था। हर उस जगह पे पूछताछ। पूरे दिन परिवार वाले इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं। पूरे दिन परिवार वाले परेशान रहे, लेकिन कहीं से भी आनंद टेटे का कुछ पता नहीं। बीच बीच में फ़ोन भी ट्राई किया जा रहा, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब जैसे ही एक दिन गुजर गया, 25 तारीख को ये निकले थे दोपहर के वक्त, 25 तारीख बीता, 26 तारीख बीता, 27 तारीख आते आते परिवार वालों ने भी अपना हौसला छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद अब ये मामला हमारे बस का नहीं है, अब हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उसके बाद ये सारे लोग पहुंच जाते हैं ठेठई टांगर थाना। पहुंचने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। कहते हैं कि साहब, जो हमारे घर के मुखिया हैं आनंद टेटे, वो 25 तारीख से निकले हैं, गायब हैं। अब पुलिस वाले भी कंप्लेन दर्ज करते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस वाले भी कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम ढूंढ देंगे। पुलिस वाले अब ढूंढने का आश्वासन देते हैं। परिवार वालों को थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है। अब पुलिस वाले भी खोजबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के इलाकों में पता करते हैं। उसके बाद परिवार वालों से पूछते हैं कि किससे इनका संबंध था, किससे इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। कहीं परिवार में कोई कलेश तो नहीं था कि परिवार में किसी कलेश की वजह से जो आनंद टेटे हैं घर से नाराज़ होकर कहीं चले गए हो। ये भी पूछा जाता है कि कहीं कोई कर्ज वगैरह तो नहीं ले रखा था। यानी पुलिस वाले हर संभव कोशिश करते हैं, हर संभव पता करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कहीं से भी आनंद टेटे का कुछ भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, दिन धीरे धीरे बीतता रहता है। आनंद टेटे के परिवार वाले दिन रात थाने के चक्कर लगाते रहे, दिन गुजरता रहा, आनंद टेटे का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इसी बीच जैसे इस घटना के 5 दिन गुजरते हैं, यानी 30 जनवरी की जो तारीख आती है, इसी बीच जो पुलिस वाले हैं, यानी जो ठेठही टागर थाना था, उस थाने में एक दूसरे थाने से फ़ोन आता है। क्योंकि जो ठेठही टागर थाना था, इन्होंने तस्वीर जो है अलग अलग थानों में भेज दी थी। एक दूसरे थाने से फ़ोन आता है और ये जो फ़ोन था, ये इसी झारखंड के गुमला ज़िले के एक थाना लगता है कामाडार थाना, वहाँ से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला बताता है, यानी जो थानेदार था वो बताता है कि हमारे थाने के अंतर्गत एक जगह है कोंडे केरा जंगल, और इसी जंगल के आसपास एक सुनसान इलाका है, और इसी इलाके में 25 तारीख को हमको एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी के शरीर पे चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया था। 25 तारीख से ये डेड बॉडी मिली है। 25 तारीख से हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक इस डेड बॉडी की खोज खबर लेने वाला, इस डेड बॉडी को जानने पहचानने वाला हमें अभी तक नहीं मिला। और जिस हिसाब से आपने तस्वीर भेजी है, जिस हिसाब से सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये लग भी रहा 90% चांस है कि जिस शख्स की खोजबीन आप कर रहे हैं उसी की डेड बॉडी मिली है। अब जैसे ही ठेठही टागर थाने में ये फ़ोन आया, तुरंत थाने वाले परिवार वालों की इत्तला करते हैं, बताते हैं कि उस ज़िले में एक डेड बॉडी मिली है। थानेदार कह रहा कि जो डेड बॉडी हो बिल्कुल आनंद टेटे जैसी है। अब जैसे ही परिवार वाले बात सुनते हैं, तो पहले तो परिवार वालों को सदमा लग गया कि ये तो हो ही नहीं सकता। परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे कि जो आनंद टेटे है उसकी लाश मिल सकती है। लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस वाले हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं, बीबी और उसकी बेटी को राज़ी करते हैं। राज़ी करने के बाद अपने साथ लेके गुमला ज़िले के उस कामाडार थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने के बाद जहां पे डेड बॉडी रखी थी, फिर वहां जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही डेड बॉडी दिखाई जाती है, फ़ौरन जो बेटी थी आशा टेटे उस डेड बॉडी को देखने के बाद पहचानती है, और पहचान करने के बाद कहती है कि ये जो डेड बॉडी है ये मेरे पिता आनंद टेटे की है। अब जैसे ही डेड बॉडी की पहचान हुई, उसके बाद चूँकि 5 दिन से ये डेड बॉडी रखी हुई थी, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया था, तो फिर बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई। बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद भी फिर से सवाल वही था, ये डेड बॉडी या फिर ये जो शख्स था आनंद टेटे, ये रहने वाला था दूसरी जगह का, सिमडेगा ज़िले का, पहुंच गया गुमला ज़िला, और वहां से पहुंच गया कामाडारा थाना, वहां से फिर एक जंगल में, उस जंगल में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो फिर इतनी लंबी सफ़र ये क्लास तो तय नहीं कर सकती, चूँकि न जाने कितने चेक पोस्ट है, न जाने कितनी बैरिकेटिंग्स पार करनी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डेड बॉडी है ये मर के तो यहाँ नहीं आई, यानी इस शख्स को यहाँ पहले बुलाया गया, बुलाने के बाद इस शख्स को यहाँ पे मारा गया। अब जैसे ये थ्योरी निकल के सामने आई कि पहले तो आनंद टेटे को यहाँ बुलाया गया, बुलाने के बाद यहाँ मारा गया, तो फिर यहीं से सवाल भी आया कि आनंद टेटे को इस जो कामाडारा थाना, इस थाने के अंतर्गत जानता कौन है। अब इस बारे में जब परिवार वालों से पूछताछ की गई, परिवार वाले सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो मेरे पिता थे या फिर जो मेरे पति थे आनंद टेटे, वो तो एक फौजी आदमी थे, अभी 1-2 साल पहले रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद जैसे तैसे करके अपनी धंधा पानी को जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनका क्या संबंध, ये तो हमें नहीं पता। अब जब परिवार वालों से कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर ये हुआ कि आसपास के लोगों से पूछते हैं। अब आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई, तो पता चला कि उन्हें भी कुछ नहीं मालूम कि इस आनंद टेटे का इस गुमले ज़िले में क्या संबंध है। अब सारी की सारी जो मर्डर मिस्ट्री थी, बस इसी बात पे आके अटक गई कि इस शख्स का, यानी जो मरने वाला व्यक्ति है, इसका इस ज़िले में क्या संबंध है। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे, कभी कॉल डिटेल खंगालते, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करते, कभी परिवार वालों से पूछताछ करते, कभी ये पूछा जाता कि आपकी कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं, कभी ये पूछा जाता कि पैसे का कोई भी बात तो नहीं, कभी ये पूछा जाता कि कहीं कोई ज़मीनी भी बात तो नहीं। नाजायज़ संबंध से लेकर न जाने कितनी चीज़ों पे पुलिस वाले प्रकाश डालते हैं, न जाने कितने चीज़ों पे पुलिस वाले खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। वक्त था कि धीरे धीरे गुजरता रहता, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, देखते देखते महीनों बीत गए, और इस केस में लीड के नाम पे एक सुई की नोक तक हासिल ना हुई। पुलिस वाले अब एक तरह से हिम्मत भी हार रहे हैं। इधर जो परिवार वाले थे वो भी लगातार थाने का चक्कर लगा रहे हैं कि साहब क्या हुआ, कातिल मिला या नहीं मिला।
अब इधर जो परिवार वाले थे उनके साथ मसला ये था कि ये अपने थाने से जाते थे, चूँकि मिसिंग कंप्लेन इस थाने में दर्ज हुई थी। मर्डर की जो कंप्लेन थी, चूँकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था मर्डर के सिलसिले में, वो दूसरे ज़िले के दूसरे थाने में था। बहरहाल परिवार वालों में जो उनकी बेटी थी वो लगातार अपने पिता के मर्डर की पैरवी करती रही, जांच पड़ताल के लिए पुलिस वालों के दरवाजे को खटखटाती रही, लगातार थानों में दस्तक देती रही। महीने गुजरते रहे और पुलिस वालों के हाथ अभी तक खाली थे। अब लगातार वो जो बेटी थी जब थाने में जाती तो पुलिस वालों को भी दया आती कि हम 1 महीने से 2 महीने से काम कर रहे हैं, हमें कुछ सबूत तक नहीं मिल रहा, हमें कुछ सुराग तक नहीं मिल रहा। ये बेचारी आके यहीं पे बैठ जाती है, पूछती है कि साहब क्या हुआ, हमारे पिता के कातिल का कुछ पता चला। अब ये चीज़ें जब लगातार होते रहे, पुलिस वाले लगातार कोशिश करते रहे, वक्त गुजरता रहा और जब कहीं से कुछ मिला नहीं तो फिर पुलिस वालों ने 4 महीने बाद अपने जांच का जो तरीका है वो बदल दिया। अब तक पुलिस वाले ये पता कर रहे थे कि किससे दुश्मनी थी, किससे रंजिश थी, किससे पैसे का विवाद था। अब पुलिस वाले ये पता करने लगते हैं कि इन पिछले सालों में या फिर पिछले महीनों में इस आनंद टेटे की सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है, ये किससे पैसों का लेन देन कर रहा था, ये किससे पैसों के मामले में संपर्क में था, किसके साथ ये कोई प्रॉपर्टी खरीदने के प्लान में था, या फिर किससे इसकी बहुत गहरी दोस्ती या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह हो रही हो। अब जब इस एंगल पे पुलिस वाले छानबीन करते हैं, साथ ही अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं, तो कम से कम 1-2 महीने का और वक्त लगता है और इसी जुलाई महीने के आखिर में 3 नाम पता चलते हैं। पहला नाम था अमर सिलास, दूसरा नाम था राजेश्वर और तीसरा नाम था अजित लोहारा। पता चलता है कि ये तीनों ऐसे हैं जिससे इस शख्स का यानी आनंद टेटे का कुछ पैसे का लेन देन था। साथ ही ये तीनों बड़ी तेज़ी के साथ इसके संपर्क में भी आए, जबकि इन दोनों का या फिर इन चारों का आपस में कोई संबंध नहीं था। आनंद टेटे पहले इन तीनों को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी संपर्क में और बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। अब जैसे ही मुखबिर से ये बात पता चली, तब पुलिस वालों के जो शक की सुई है और जो जांच का दायरा है वो इन्हीं तीनों यानी अमर सिलास, राजेश्वर और अजित लोहारा, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमने लगा। सबसे पहले इनकी लोकेशन निकाली गई, इनके बारे में पता किया गया। पता करने के बाद इनको उठाया गया। उठाने के बाद अब इनसे पूछताछ हुई। जब इनसे पूछताछ हुई तो शुरुआती वक्त में तो इन्होंने इधर उधर की बातें की, लेकिन फिर अंत में इन्होंने अपना मुंह खोला और खोलने के बाद एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी एक तरह से संकोचने लगते हैं कि गजब का मर्डर है या फिर गजब गजब के लोग हैं। दरअसल ये तीनों लोग जो हैं, इन तीनों की कहानी को जानने से पहले आपको आनंद टेटे की कहानी जाननी पड़ेगी। दरअसल आनंद टेटे जब रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद उसको पैसे मिले, रिटायरमेंट पे मिलते हैं अमूमन। अब जैसे ही पैसे मिले तो पैसों का उसे कुछ उपयोग करना था, साथ ही कुछ ऐसा उपयोग करना था ताकि जो पैसे हैं वो दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ें। अलग अलग धंधों में उसने पैसे लगाए, अलग अलग जगहों पे उसने पैसे लगाए, लेकिन कहीं से भी उसको कोई अच्छा लाभ नहीं मिला। जहाँ भी पैसे लगाता, चूँकि अनुभव की कमी थी, फौज का आदमी था, कभी धंधा वगैरह किया नहीं, तो हर जगह पैसे डूब जाते। अब जैसे ये चीज़ इसके साथ होती लगी तो फिर इसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कोई ग्रह दशा का मामला हो या फिर भूत प्रेत का। अब इन सिलसिलों में जब ये भटकने लगा तो कहते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में भटके आपको उसी से संबंधित लोग भी मिलते हैं। तो इसी दौरान इसको एक शख्स मिलता है जो बताता है कि एक ऐसा सिक्का है जिस सिक्के को अगर आप अपने पास रखेंगे तो अपने आप वो पैसा खींचने लगता है। अब उस सिक्के के बारे में जब पूछा जाता है तो वो शख्स बताता है कि सिक्के का जो नाम है वो है हनुमान सिक्का। अब आपको हनुमान सिक्के की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री बताऊं तो इस सिक्के की जो ओरिजिनल कीमत है महज आधे आने की है। इस सिक्के को जब अंग्रेज़ सरकार भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने शुरुआत में इस सिक्के को लॉन्च किया था। इस सिक्के पे कभी हनुमान जी की फ़ोटो होती है, कभी राम जी की, कभी सीता जी की, कभी लक्ष्मण जी की, ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं। अब इस सिक्के को लेके अलग अलग लोग अलग अलग भ्रांतियाँ भी फैला रखे हैं। अब इस सिक्के को लेके एक भ्रांति है कि ये चावल को अपनी तरफ खींचता है, जबकि जो ऐसे लोग करते हैं उन्होंने गजब का साइंस यूज किया है। दरअसल वो इस सिक्के के अंदर लोहा भर देते हैं, चुंबक भर देते हैं, साथ ही जो चावल है उसके आसपास कुछ जो लोहे की रस्ट है या फिर लोहे के बहुत बारीक बुरादे को फैला देते हैं। अब ऐसे हाल में जब उस सिक्के को इन चावल के आसपास रखा जाता है तो उन आसपास के जो लोहे के कण होते हैं, उन कणों की वजह से ये चावल भी इस सिक्के के पास खींचते चले आते हैं और इसी को राइस पुलिंग कहा जाता है। अब जैसे ही कुछ लोग इसको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो चमत्कार है, एक सिक्का कैसे ये सब चीज़ें खींच रहा है। अब चुंबक की वजह से जो मैग्नेटिक घड़ियाँ होती है, अगर उन पर ये चीज़ रखी जाती है तो वो घड़ियाँ भी रुक जाती हैं। तो ये भी होता है कि देखो ये समय रोक दे रहा।
इसी वजह से इस सिक्के की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है कहीं कहीं तो करोड़ों में है। अब इसी के जाल में ये जो आनंद टेके हैं ये भी फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये होता है कि सिक्का कहाँ मिलेगा, और इसी सिलसिले में फिर इनकी जान पहचान अमर सिलास, राजेश्वर और अजित लोहारा से हो जाती है। अब तीनों से होती है, होने के बाद फिर ये होता है कि सिक्का मुझे चाहिए। अब ये तीनों कहते हैं कि ठीक है, मुझे 12 लाख रुपए दे दो, सिक्का मिल जाएगा। इसके बाद ये 12 लाख रुपए दे देते हैं। अब जैसे ये 12 लाख रुपए दे देते हैं उसके बाद फिर इंतजार करते हैं कि अब सिक्का मिलेगा। देखिए अब इन तीनों के पास तो सिक्का था ही नहीं। इन्हें लगा कि ये मैनेज करके दे देंगे, लेकिन मैनेज कर नहीं पाए। अब जब महीनों गुजर गए, इन्हें सिक्का नहीं मिला आनंद टेटे को, तो फिर ये सीधा सीधा कहने लगे कि या तो सिक्का दे दो या तो पैसा दे दो। 1-2 महीने और गुजरे तो ये सीधा सीधा अपना पैसा मांगने लगे। अब तीनों ने तो पैसा बांट के ऐश कर लिया, तो पैसे कहाँ से दे। तो फिर यहीं से प्लान शुरू हुआ कि काम करते हैं, आनंद टेटे को मार देते हैं। इसी प्लान के तहत आनंद टेटे को ये सारे लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके कहते हैं कि आ जाओ, तुमको वहाँ पे सिक्का दूंगा। अब जैसे ही ये फ़ोन ये सुनता है, फ़ौरन बेचारा खुशी मन से भागा भागा पहुँचता है। पहुँचने के बाद ये सारे लोग इसको कामाडारा थाना के अंतर्गत उस कोंडेकेरा जंगल लेके जाते हैं, और जाने के बाद वहीं चाकुओं से गोद के इसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वहाँ से सारे लोग 9-11 हो जाते हैं, और लगभग 7 महीनों तक पुलिस वालों के चंगुल से दूर रहे। तो जिस हिसाब से पुलिस वालों ने काम किया वो भी बड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन जिस हिसाब से ये कत्ल हुआ और जिस चीज़ के लिए हुआ, और एक अच्छा भला फौजी आदमी ऐसे चक्करों में फंस कैसे गया, सोच के भी ताजुब होता है। एक महज साइंस की एक ट्रिक दिखा के, यानी सिक्के में मैग्नेट भर के और चावल के आसपास छोटे छोटे उसके बुरादे लगा के लोहे के चावल को खींच लेने से एक सिक्के की जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की है, जबकि उसकी जो एक्चुअल कीमत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस बिना पे उसको बनाया था वो महज आधे आने का सिक्का था। तो गजब गजब की चीज़ें हैं। और इसी सिक्के की वजह से जो मैंने आपसे शुरू में कहा था एक फैक्ट कि अकेले हिंदुस्तान में साल 2022 में इस सिक्के की वजह से कम 1000 लोगों की कत्ल हुई, और 1000 लोगों में कम से कम 100 लोग विदेशी थे। कुछ विदेशी महिलाएं थी जो हिंदुस्तान में इसी चीज़ों की तस्करी कर रही थी, उनका भी कत्ल हुआ। तो गजब की चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और जाते जाते फिर जिन लोगों को शॉर्ट में देखना है तो मेरे दूसरे चैनल को भी जाएं, और आप लोग भी एक बार जाइए उस चैनल को देखिए, प्यार दीजिए। कुछ कमी हो तो बताइए, सुधार करूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद,